काबुली वाला। सहसा मेरी 5 वर्ष की लाडली बेटी मिन्नी अगड़म बगड़म का खेल छोड़कर खिड़की की तरफ भागी और जोर जोर से पुकारने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। मैं इस समय उपन्यास लिख रहा था। नायक नायिका को लेकर अंधेरी रात में जेल की ऊंची खिड़की से नीचे बहती नदी के जल में कूद रहा था। घटना वहीं रुक गई। सोचने लगा, मेरी बेटी कितनी चंचल और बातूनी है। अभी कुछ पल पहले वह मेरे पैरों के पास बैठी खेल रही थी कि अचानक उसे यह क्या सूझी। मिन्नी के इस काम से मुझे अचरज तो नहीं हुआ, पर परेशानी जरूर महसूस हुई। मैंने सोचा, बस अब पीठ पर झोली लिए काबुली वाला आ खड़ा होगा। मेरा 17वां अध्याय अब पूरा नहीं हो सकता। जो ही काबुली वाले ने हंसकर मुंह फेरा और मेरे घर की ओर आने लगा, त्यों ही वह घर के अंदर भाग आई। उसके मन में एक झूठा विश्वास था कि काबुली वाला अपनी झोली में उसी की तरह के 2-4 चुराए गए बच्चे छिपाए रहता है। इधर काबुली वाला आकर मुस्कुराता हुआ मुझे सलाम करके खड़ा हो गया। आदमी को घर पर बुलाकर कुछ न खरीदना अच्छा नहीं लगता, इसलिए उससे कुछ खरीदा। 2-4 बातें हुई। पता चला उसका नाम रहमत था। अंत में उठकर चलते समय उसने पूछा, बाबू, तुम्हारी लड़की कहाँ गई? मैंने मिन्नी के डर को पूरी तरह खत्म करने के लिए उसे भीतर से बुलवा लिया। वह मुझसे सटकर काबुली वाले के चेहरे और झोली की ओर शक भरी नज़र से देखती हुई खड़ी रही। काबुली उसे झोली के अंदर से कुछ सूखे मेवे निकाल कर देने लगा, पर वह लेने को किसी तरह राजी नहीं हुई। दुगने डर से मेरे घुटने से सटकर रह गई। कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे किसी काम से घर से बाहर जाते समय देखा कि मेरी नन्ही बेटी दरवाजे के पास बेंच के ऊपर बैठी अपनी बेसिर पैर की बातें कर रही है। काबुली वाला उसके पैरों के पास बैठा मुस्कुराता हुआ सुन रहा है। वह बीच बीच में मिन्नी की बातों पर अपनी राय भी बताता जाता है। मिन्नी को अपने 5 साल के जीवन में पिता के अलावा ऐसा धीरज रखकर उसकी बातों को सुनने वाला कभी नहीं मिला था। मैंने यह भी देखा कि उसका छोटा आंचल बादाम किशमिश से भरा था। मैंने काबुली वाले से कहा, उसे यह सब क्यों दिया? अब फिर मत देना। मैंने जेब से एक अठन्नी निकालकर उसको दे दी। काबुली वाले ने अठन्नी मुझसे लेकर अपने झोले में रख ली। घर लौटकर आया तो देखा कि उस अठन्नी को लेकर पूरा झगड़ा मचा हुआ है। मिन्नी की माँ उससे पूछ रही थी, तुझे यह अठन्नी कहाँ मिली? मिन्नी कह रही थी, काबुली वाले ने दी, मैंने मांगी नहीं थी, उसने खुद दे दी। मैंने मिन्नी की माँ को समझाया और मिन्नी को बाहर ले गया। पता चला कि इस दौरान काबुली वाले ने लगभग रोज आकर मिन्नी को पिस्ता बादाम देकर उसके नन्हे दिल का विश्वास पा लिया है। वे आपस में दोस्त बन गए हैं। दोनों में कुछ बंधी हुई बातें और हंसी मजाक चलते। काबुली रहमत को देखते ही मेरी बेटी हंसते हुए पूछती, काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? रहमत हंसते हुए उत्तर देता, हाथी। मतलब उसकी झोली में हाथी है। इस बात से दोनों खूब हंसते। उनमें एक और हंसी भरी बात चलती थी। रहमत मिन्नी से कहता, मिन्नी, तुम क्या ससुराल कभी नहीं जाओगी? ससुराल का मतलब नहीं समझने के कारण मिन्नी उलटकर पूछती, तुम ससुराल जाओगे?
रहमत ससुर के लिए खूब मोटा घूसा तान कर कहता, मैं ससुर को मारूंगा। सुनकर मिन्नी ससुर नाम के किसी अनजाने जीव की पिटी पिटाई हालत के बारे में सोचकर खूब हंसती। मुझ में देश विदेश घूमने की इच्छा है, लेकिन अपने कमरे से बाहर निकलते ही घबराहट होने लगती है। इसलिए सुबह अपने कमरे में मेज के सामने बैठकर इस काबुली के साथ बातचीत करने से बाहर घूमने का काफ़ी काम हो जाता है। वह टूटी फूटी बंगला में अपने देश की बातें कहता है और उसकी तस्वीरें मेरी आंखों के सामने आ जाती है। लेकिन मिन्नी की माँ बहुत शक्की स्वभाव की महिला थी। रहमत काबुली वाले पर उन्हें भरोसा नहीं था। उन्होंने मुझसे बार बार उस पर खास तौर से नज़र रखने के लिए प्रार्थना की। उनके शक को हंसकर उड़ा देने पर उन्होंने कई सवाल किए। क्या कभी किसी के बच्चे चोरी नहीं जाते? एक लंबे चौड़े काबुली के लिए एक छोटे से बच्चे को चुरा ले जाना क्या बिल्कुल नामुमकिन है? मुझे मानना पड़ा कि ये बातें नामुमकिन नहीं हैं, लेकिन मैं इस कारण भले मानस रहमत को घर आने से मना नहीं कर सकता था। हर वर्ष माघ के महीने के बीचों बीच रहमत अपने देश चला जाता। इस समय वह अपना सारा उधार रुपया वसूल करने में जुटा रहता, लेकिन फिर भी एक बार वह मिन्नी से जरूर मिल जाता। जिस दिन सुबह समय नहीं मिलता तो शाम को आ पहुंचता। कभी कभी अंधेरे कमरे में उसे बैठा देखकर सचमुच भय सा लगता, लेकिन जब उन दोनों की भोली भाली बातें सुनता तो हृदय प्रसन्नता से भर उठता। एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था, तभी सड़क पर बड़े जोर का हल्ला सुनाई पड़ा। आंखें उठाई तो देखा दो पहरे वाले अपने रहमत को बांधे लिए आ रहे हैं। उसके पीछे तमाशबीन लड़कों की टोली चली आ रही है। रहमत के शरीर और कपड़ों पर खून के दाग हैं। एक पहरे वाले के हाथ में खून से सना छुरा है। मैंने बाहर आकर पहरे वालों को रोककर पूछा, मामला क्या है? मालूम हुआ कि हमारे एक पड़ोसी ने रामपुरी चादर के लिए रहमत से कुछ रुपया उधार लिया था। उसने झूठ बोलकर रुपया उधार लिया था तथा रुपया देने से इनकार कर दिया और इसी बात को लेकर कहा सुनी करते करते रहमत ने उसके छुरा भोंक दिया। रहमत उस झूठे आदमी को तरह तरह की गालियां दे रहा था। तभी काबुली वाले, ओ काबुली वाले, पुकारती हुई मिन्नी घर से बाहर निकल आई। पलक मारते रहमत का चेहरा आनंद से खिल उठा। उसके कंधे पर आज झोली नहीं थी, इसलिए उसके बारे में कुछ पूछा नहीं जा सकता था। मिन्नी ने छूटते ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, वहीं जा रहा हूँ। मिन्नी को उसका जवाब हंसी भरा नहीं लगा। वह हाथ दिखाकर बोला, ससुर को मारता, पर क्या करूं, हाथ बंधे हैं। छुरा मारने के अपराध में रहमत को कई वर्ष की जेल हो गई। मैं उसकी बात करीब करीब भूल गया। मिन्नी भी उसे जल्दी भूल गई। धीरे धीरे उसके नए मित्र बनते गए। उम्र बढ़ने के साथ एक एक करके सखियां जुटने लगी। मेरे साथ भी अब वह पहले जैसी बातचीत नहीं करती। मैंने तो उसके साथ एक प्रकार की कुट्टी कर ली थी। बहुत सुहावनी सुबह थी। आज मेरे घर में शहनाई बज उठी थी। उसके स्वर मेरे हृदय को अंदर से रुला रहे थे। मेरी लाडली बेटी मुझसे विदा होने जा रही थी। आज मेरी मिन्नी का विवाह था।
सवेरे से ही विवाह की तैयारियां हो रही थी। मैं बाहर के कमरे में बैठा हिसाब देख रहा था। तभी रहमत आकर सलाम करके खड़ा हो गया। मैं पहले उसे पहचान नहीं सका। उसके पास न वह झोली थी न उसके वे लंबे बाल। शरीर भी कमज़ोर हो गया था। आखिर उसकी हंसी देखकर उसे पहचाना। मैंने कहा, क्यों रे रहमत, कब छूटा? उसने कहा, कल शाम को जेल से छूटा हूँ। बात सुनकर कानों में जैसे खटका हुआ। आज के शुभ दिन यह आदमी यहाँ से चला जाता तो अच्छा होता। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक काम है, मुझे बहुत से काम करने हैं, आज तुम जाओ। बात सुनते ही वह चल दिया और दरवाजे के पास पहुंचकर बोला, एक बार मुन्नी को नहीं देख सकूंगा? शायद उसे विश्वास था मिन्नी अब भी वैसी ही होगी, नन्ही सी बच्ची जो पहले की तरह ही काबुली वाले कहती हुई दौड़ी आएगी, बच्चों जैसी हंसी भरी बातें करेगी। वह पहले की तरह उसके लिए किसी से मांग चांग कर एक डिब्बा अंगूर और किशमिश बादाम लाया था। मैंने कहा, आज घर में काम है, वह किसी से मिल नहीं सकेगी। वह दुखी मन से सलाम बाबू कहकर दरवाजे के बाहर चला गया। मुझे अपने मन में न जाने कैसा एक दर्द महसूस हुआ। सोचा उसे वापस बुलवा लूं, तभी देखा वह खुद लौटा आ रहा है। पास आकर बोला, ये अंगूर और थोड़े से किशमिश बादाम मुन्नी के लिए लाया था, दे दीजिएगा। उन्हें लेकर जब मैं दाम देने लगा तो वह मेरा हाथ पकड़कर बोला, मुझे पैसा मत दीजिए बाबू, जिस तरह तुम्हारी एक लड़की है उसी तरह देश में मेरी भी एक लड़की है। मैं उसी का चेहरा याद करके तुम्हारी मुन्नी के लिए थोड़ी मेवा लेकर आया हूँ, सौदा करने नहीं। यह कहते हुए उसने अपने कुर्ते में कहीं छाती के पास से मैले कागज का एक टुकड़ा निकाला और बहुत सावधानी से उसकी तह खोलकर मेरी टेबल पर बिछा दिया। देखा, कागज पर किसी नन्हे हाथ की छाप थी, फोटो नहीं, रंगों से बना चित्र नहीं। प्यारी बिटिया के हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर कागज के ऊपर उसकी छाप ले ली गई थी। अपनी प्यारी बिटिया के हाथ की इसी यादगार को सीने में लगाए रहमत कलकत्ते की सड़कों पर मेवा बेचने आता, मानो उस सुंदर कोमल नन्ही बच्ची के हाथ की छुअन भर उसके हृदय में अमृत की धारा बहाती रहती। देखकर मेरी आंखें छलछला आई। उस समय मैंने समझा कि जो वह है वही मैं हूँ। वह भी पिता है, मैं भी पिता हूँ। मैंने उसी समय मिन्नी को भीतर से बुलवाया। शादी की लाल साड़ी पहने, माथे पर चंदन लगाए बहु वेश में मिन्नी लज्जा से मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसको देखकर काबुली वाला सक पका गया। अपनी पुरानी बातचीत नहीं जमा पाया। अंत में हंसकर बोला, मुन्नी तू ससुराल जाएगी? रहमत का प्रश्न सुनकर लज्जा से लाल होकर मिन्नी मुंह फेर कर खड़ी हो गई। मुझे काबुली वाले और मिन्नी की पहली भेंट याद हो आई और मैं कुछ दुखी हो उठा। मिन्नी के चले जाने पर गहरी सांस लेकर रहमत जमीन पर बैठ गया। अचानक उसकी समझ में साफ आ गया, इस बीच उसकी बेटी भी इसी तरह बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उस पर क्या बीती होगी, यह भी भला कोई जानता है। उसका चेहरा दुख और चिंता से भर उठा। मैंने एक नोट निकालकर उसे देते हुए कहा, रहमत तुम अपनी लड़की के पास अपने देश लौट जाओ। तुम्हारा मिलन सुख मेरी मिन्नी का कल्याण करे।